नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट 7 विच इज़ मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। The contents are: what is mood disorder, what is MDD, discuss clinical features of MDD, what is mania, discuss clinical features of mania, explain etiological factors of both mania and depression, diagnostic criteria of MDD, diagnostic criteria of mania, discuss bipolar disorder, explain treatment of depression, explain treatment of bipolar. First, introduction. In ancient times, Hippocrates noted that black bile, a heavily toxic substance produced in spleen and intestine, affects brain and phalgium, influence the brain by darkening the spirit and making melancholy. तो पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे जो हिपोक्रेट्स थे जिनको हम नॉर्मली फादर ऑफ मेडिसिन्स भी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था, क्योंकि उन्होंने बॉडी फ्लूइड के ऊपर अपनी थ्योरी बनाई थी और उसके बारे में बताया था कि हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड्स होते हैं अगर उनकी एबनॉर्मेलिटी हो जाती, कम या ज़्यादा अगर वो होने लगते हैं तो वो बहुत सारे तरीके के हमारे बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर और डिजीज़ कंडीशन पैदा कर सकते हैं। तो उसी में से एक है बाइल। तो जब बाइल जो है वो ब्लैक हो जाता है तो माना जाता है कि वो हेविली टॉक्सिक होता है। अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स जब ब्लैक जो बाइल है जब वो ब्लैक हो जाता है तो वो हेविली टॉक्सिक हो जाता है और वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। साथ में जो फेल्जियम होता है जिसको नॉर्मली हम कफ बोलते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है और हमारी स्पिरिट को डार्क करता है और हमें मेलनकॉलिक बनाता है। मेलनकॉलिक यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें डिप्रेस्ड बनाता है जब हमारा जो बाइल है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये हिपोक्रेट्स की थ्योरी के हिसाब से था। अब हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। नाउ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो अ सीवियर काइंड ऑफ डिसऑर्डर और ये भी जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही आता है। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो इट मीन्स ये क्या कर रहा है, हमारे मूड को, हमारी एक्टिविटीज़ को या जो भी हमारी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जिनमें भी हमें अपना इंटरेस्ट था उन सब में इम्पेयरमेंट कर रहा है, उनको सबको सप्रेस कर रहा है। तो एक तरीके से एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंटली डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ कॉजिंग सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन डेली लाइफ। तो जब हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो रिड्यूस होने लगती है और एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हमें नहीं रहता है और हमारा जो मूड है वो एकदम सप्रेस होने लगता है और ये सब इम्पेयरमेंट होने लगता है, तो ये क्या करता है, हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगता है। और जब ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसकी मूड की वजह से जब हमारी डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है हम डिप्रेस हैं। सो अब कैसे हम पहचानेंगे कि जो डिप्रेशन है वो हमें हो रहा है या कौन कौन से ऐसी साइन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, या आप किसी और में आप ये चेंजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो यू कैन easily find out by these symptoms that someone is suffering from major depressive disorder or depression. So first जो साइन है यहाँ पे साइन है that is depressed mood. So सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये हमारे MDD का कि अगर किसी पर्सन का जो मूड है वो हर वक्त डिप्रेस रह रहा है, then loss of interest और प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर में अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे कि हम खुश रह सकें, या हमें कुछ भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है या करने का मन नहीं कर रहा है, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है और थ्रू आउट द डे अगर इस तरीके का हमारा मूड रहता है, इस तरीके का हमारा बिहेवियर रहता है, तो ये भी इंडिकेट करता है। देन सैडनेस ऑफ मूड इज़ ऑफ्टन नॉट रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब कई बार होता है कि
सैड होने के पीछे या दुखी होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, लेकिन क्योंकि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है इसके सिचुएशन में कि उनको उसकी वजह ही नहीं पता, यानी कि कोई भी ऐसी एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि हाँ इस पर्सन की वजह से या इस चीज़ की वजह से या इस इवेंट की वजह से किसी का मूड डिप्रेस्ड हो रहा है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उसके पीछे कोई रीज़न या कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई नहीं होता है। Then social withdrawal, decreased ability to function in occupational and interpersonal areas and anhedonia। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा social withdrawal, यानी कि सोसाइटी से या लोगों से कटने लगना। ऐसा पर्सन जिसको डिप्रेशन हो रहा है वो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसने लोगों से एक दूरी बना ली है, वो धीरे धीरे लोगों से कटने लगा है, ज़्यादा उसका जो मिलना जुलना था पहले वो सब धीरे धीरे जो है वो कम होने लगा है। डिक्रीज्ड एबिलिटी टू फंक्शन इन ऑक्यूपेशनल और साथ साथ में जो ऑक्यूपेशनल इंटरपर्सनल एरियाज़ हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ना तो उसके रिलेशंस ठीक से वर्क कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन इज़ हैविंग डिप्रेशन, और साथ साथ में जो उसका ऑक्यूपेशनल एरिया है या जो भी जहाँ पे वो परफॉर्म करता है, लाइक जॉब में या फिर स्कूलिंग में या कॉलेज में, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब पर्सन है तो उसकी परफॉर्मेंस में भी आपको है जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड एनिडोनिया, तो एनिडोनिया सिंपल जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट अपन बोलते हैं इसको, एनिडोनिया को। इसके बाद जो सेकंड जो साइन आता है दैट इज़ डिप्रेसिव आइडिएशन, यानी जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे आइडिया है वो भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स एक तरीके से हमारा नेगेटिव थॉट्स से हम घिर जाते हैं, यानी कि जो भी पर्सन जिसको डिप्रेशन हो रहा होता है या डिप्रेशन का प्रॉन होता है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव आइडियाज़ ही आते हैं। अब ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के नेगेटिव आइडियाज़, तो सैडनेस ऑफ मूड एसोसिएटेड विद पेसिमिज्म, एक तरीके से जो मूड है सैड हो रहा है वो पेसिमिज्म से अफेक्ट हो रहा है, यानी कि उसने वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब अपने आप से एक तरीके से इनएक्टिव अपन बोल सकते हैं। और साथ साथ में 3 तरीके के डिप्रेसिव आइडियाज़ जो आते हैं, बेसिकली पर्सन इन 3 डिप्रेसिव आइडियाज़ से घिर जाता है, वो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। हेल्पलेसनेस, पर्सन को ये लगता है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, लाइक जो भी उसके साथ हो रहा है या उसकी जो भी सिचुएशन है, ना तो वो खुद अपने आप की मदद कर पा रहा है ना ही कोई दूसरा इसमें उसकी मदद कर सकता है, तो हेल्पलेसनेस वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फील करता है। देन होपलेसनेस, निराशावादी हो जाता है, एकदम से हम कह सकते हैं कि हर चीज़ से उसकी जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बाकी है, मैं चारों तरफ से एक ऐसी परेशानी से घिर चुका हूँ कि अब मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। वो इतना ज़्यादा होपलेस हो जाता है अपनी ही लाइफ से, अपने ही थॉट से, कि उसको सब कुछ जो है वो वेस्ट लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है। एंड वर्थलेसनेस, यानी अपनी कीमत को कम आंकना, यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से कि कॉन्फिडेंस की कमी आने लगती है, अपने आप को वर्थलेस फील करने लगता है। उसको ये लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ वो एक यूज़लेस पर्सन हूँ और सब मुझे यूज़लेस समझते हैं, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे मेरी हेल्प नहीं कर सकता है, और मेरा जो जीना है वो एकदम व्यर्थ है, मेरी जो लाइफ है वो एकदम व्यर्थ है, एकदम यूज़लेस है। तो इस टाइप के थॉट्स आते हैं। तो बेसिकली जो ये डिप्रेसिव आइडियाज़ है वो इन 3 चीज़ों से घिरे रहते हैं, हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेसनेस। देन आइडिया ऑफ वर्थलेसनेस कैन बी लीड टू गिल्ट। अब किसी के अंदर अगर वर्थलेसनेस का आइडिया आ रहा है, इस तरीके का थॉट आ रहा है, तो वो अपने आप को गिल्टी फील करने लगता है। तो लाइक सपोज जैसे कि मैंने अभी बताया कि पर्सन को लगता है कि मैं किसी के काम नहीं आ सकता, मेरा जो है वो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैं किसी के लिए कुछ भी मदद नहीं कर सकता, किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ये जो वर्थलेसनेस का आइडिया है वो पर्सन को एक गिल्ट में घेर लेता है। Then other features are difficulty in thinking, concentration, indecisiveness, slow thinking, subjective poor memory, lack of initiative and energy। इसके अलावा डिप्रेसिव आइडियाज़ में इस तरीके के और फीचर्स देखने को मिलेगा, थिंकिंग में
प्रॉब्लम होने लगी, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, कभी कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है उस टाइम पे जिस टाइम पे उसको डिप्रेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर लूज होने लगती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, अपनी लाइफ से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन नहीं ले पाता है, थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, मेमोरी पे भी असर पड़ता है क्योंकि बार बार इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से दिमाग घिर जाता है कि कुछ भी चीज़ें जो है वो याद नहीं रह पाती, बहुत ज़्यादा मेमोरी जो है वो अफेक्ट होने लगती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पर्सन जो है किसी भी चीज़ की शुरुआत अपनी तरफ से इनिशिएशन नहीं कर सकता, या उसको डर लगने लगता है कि मैं अगर कुछ करने जाऊंगा तो मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्योंकि वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, और एनर्जी भी उसके अंदर लो रहती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं लो एनर्जी वो फील करता है। देन डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में अगर, अब इसमें भी डेल्यूजन होता है क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर है तो डेल्यूजन यहाँ पे भी हो रहा है, और बेसिकली इसके अंदर कॉमन है निहिलिज्म डेल्यूजन। तो निहिलिज्म का मतलब ही होता है कि पर्सन को ये लगता है कि ये जो सब कुछ है वो व्यर्थ है, मेरी लाइफ व्यर्थ है, मैं व्यर्थ हूँ, और ये जो दुनिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई मतलब ये सब मोह माया है एक तरीके से। तो इस तरीके का डेल्यूजन पर्सन को आने लगता है। suicidal ideas may be present in severe cases। अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन सीवियर फॉर्म का है, तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। पर्सन कई बार दिन में कई बार अपनी जान लेने के बारे में सोचता है क्योंकि उसको वर्थलेसनेस के आइडियाज़ आ रहे हैं, वो अपने आप को वर्थलेस फील कर रहा है, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, वो अपने आप को होपलेस फील कर रहा है। तो उसको ये उसके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो ऐसा फील करता है कि उसके लिए चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं और उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, और ऐसे में बेहतर है कि वो अपनी जान ले। इस तरीके के उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो डिप्रेशन हो रहा है, मूड डिप्रेस हो रहा है, एक्टिविटीज़ डिप्रेस हो रही हैं, इसलिए साइकोमोटर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे सप्रेस हो रही हैं। हाथ पैरों का चलना, एक्टिव रहना, किसी भी एक्टिविटी में होना, ये सब जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्लो डाउन हो जाता है या रिटार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन इज़ कॉमन इन यंगर पेशेंट्स बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल के नीचे जो पर्सनस है अगर उनको डिप्रेशन हो रहा है तो उनके अंदर हम साइकोमोटर रिटार्डेशन इजीली देख सकते हैं। प्लस स्लो थिंकिंग तो हो ही रही है, एक्टिविटी भी कम हो रही है, एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, और मोनोटोनस वॉइस भी यहाँ पे आपको देखेंगे, यानी कि जब आप बात करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा साउंड होगा जैसे पर्सन की जो आवाज़ है वो चली गई है, आवाज़ निकल ही नहीं रही है, यानी कि इतनी एनर्जी लो हो जाती है या इतना वो अपने आप को लो फील करता है एनर्जी के मामले में कि उसकी आवाज़ भी आपको ऐसे लगेगी जैसे आप सामने बैठे और आपको सुनाई भी नहीं दे रही है। इन सीवियर फॉर्म पेशेंट बिकम स्टूपर, और अगर यही डिप्रेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो उस कंडीशन में पेशेंट जो होता है वो स्टूप्रस हो जाता है। स्टूप्रस लाइक कि बिल्कुल कोमा लाइक स्टेट हो जाना, कोमा एग्जैक्टली कोमा नहीं होता है, कोमा की स्टेट नहीं होती है, बट जैसे पेशेंट जैसे कोमा में की स्टेज में रहता है बिल्कुल इमूवेबल, उसी तरीके की हम कह सकते हैं एक स्टेज हो जाती है इमूवेबल। पर्सन जो है सब कुछ सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन वो कोई भी हरकत या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस फील होती है, अनईजीनेस फील होती है ओल्डर पेशेंट्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो बायोलॉजिकली हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है तो इंसोम्निया एंड समटाइम्स हाइपरसोम्निया। ज़्यादातर तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको इंसोम्निया हो जाता है, और कभी कभी किसी किसी केस में आपने ये भी देखा होगा कि पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि 12 से 14 घंटे पेशेंट जो है सोने लगता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है लाइक 14 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे या 12 घंटे से भी ज़्यादा अगर कोई पर्सन सो रहा है, मे बी ही हैड डिप्रेशन, तो उसको हो सकता था कि उसको डिप्रेशन हो सकता था। तो अगर आपने कभी ऐसा कभी लाइफ में नोटिस किया हो कि उसको ऐसा वो इतना सोता था तो लाइक इस तरीके से। देन लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट लॉस। तो अगर एपिटाइट का लॉस हो रहा है, खाना क्योंकि
भूख नहीं लगती है, ऐसे में पर्सन जो है वो खाना छोड़ देता है या उसकी डाइट बहुत ज़्यादा रिडिकुलसली कम हो जाती है और उसकी वजह से उसको वेट लॉस हो। और किसी किसी केसेस में ये भी देखने को मिला है कि पर्सन ओवर ईटिंग करता है, बहुत ज़्यादा खाता है, उसकी भूख एकदम से बढ़ जाती है। तो दोनों ही केसेस देखने को मिल सकते हैं, लाइक इंसोम्निया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, हाइपरसोम्निया भी देखने को। इट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किस केस में पर्सन जो है वो अंडरवेट हो जाता है, उसकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है, किसी किसी केस में पर्सन जो है वो ओवर ईटिंग करने लगता है, उसकी वजह से वेट गेन भी होने लगता है। और साथ में सेक्सुअल ड्राइव जो है वो भी कम हो जाती है डिप्रेशन की वजह। इसमें कुछ नहीं है कि सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाती है, इसमें जो सेक्सुअल ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाती है। ICD-10 के हिसाब से अगर हम देखें तो जिनको इस तरीके के बायोलॉजिकल फीचर्स आते हैं तो उन फीचर्स को हम बोलते हैं सोमैटिक सिंड्रोम, और DSM-4 के हिसाब से हम ये बोलते हैं एटिपिकल फीचर्स। देन इसके बाद आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। तो फिजिकल सिम्टम्स में हैवीनेस ऑफ हेड हो सकता है, वीक बॉडी एक हो सकता है। तो जिन पेशेंट को डिप्रेशन होता है वो कई बार ये कंप्लेन करते हैं या कई बार उनको ऐसा फील होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उनका सर भारी हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स भी कैसे वाले, नेगेटिव थॉट्स। तो कई बार होता है कि पर्सन को जो है सर में दर्द होने की शिकायत हो जाती है और पर्सन को लगता है कि उसकी बॉडी में या बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। इसके बाद साइकोटिक फीचर्स आते हैं। तो 15 to 20% ऑफ डिप्रेसिव पेशेंट्स हैव डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और स्टूपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्रेशन वाले पेशेंट को हेलुसिनेशन या डेल्यूजन हो, यानी कि साइकोटिक फीचर्स आए। किसी किसी को अगर जैसे सपोज करो माइल्ड डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेस्ड मूड हो रहा है या बीच बीच में ब्लूज आ रहे हैं, तो उनको हेलुसिनेशन और डेल्यूजन उनको नहीं होता। सीवियर फॉर्म में अगर डिप्रेशन हो रहा है तो चांसेस है कि उनको हेलुसिनेशन और डेल्यूजन हो सकता है, बट ये हर किसी को हो, हर किसी के अंदर ये साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। देन सुसाइड, यहाँ पे जो सुसाइड का रिस्क है, अगर सीवियर डिप्रेशन है किसी पेशेंट को तो यहाँ पे सुसाइडल रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जिन पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन होता है, कंटिन्यूसली जिन पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर भी सकते हैं और सुसाइड में वो सक्सेसफुल हो भी सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस तरीके की बातें कर रहा है या आपको उसके बिहेवियर में इस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक डिप्रेस मूड दिखाई दे रहा है, इनएक्टिविटी दिखाई दे रही है, मोटर रिटार्डेशन दिखाई दे रहा है, साइकोटिक फीचर्स अगर आपको फील हो रहे हैं या नहीं भी अगर फील हो रहे हैं तो उसके अलावा जो अदर सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्सन सो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बातें कर रहा है, नेगेटिव थॉट वाली बातें कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, या फिर वो कंप्लेन कर रहा है कि यूजुअली ऐसे नहीं, मजाक में नहीं, कई बार तो ऐसे लोग मजाक में बोल देते हैं यार मन करता है कभी तो जानने, लेकिन अगर कोई वाकई में सीरियसली होकर बोलता है और डिप्रेस होकर बोलता है कि उसका खुद की जान लेने का मन करता है या उसका मन करता है कई बार कि वो मर जाए और वो पैदा ही नहीं हुआ होता या वो मर जाता, पैदा होते ही मर जाता, या कुछ भी ऐसा मरने से रिलेटेड कोई भी अगर वो थॉट एक्सप्रेस कर रहा है विद डिप्रेसिव आइडियाज़, विद डिप्रेसिव फीचर्स, तो आपके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ नर्सिंग स्टूडेंट कि आप उस पेशेंट को या उस पर्सन को साइकेट्रिस्ट को रिकमेंड करो कि वो जाके अपने आप को दिखाए, अपना चेकअप करवाए। आई नो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि साइकेट्रिस्ट को विजिट करना लाइक कि हम पागल थोड़ना है, पागल लोग चाहते हैं, बट नो, कोई भी पर्सन जिसको इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव थिंकिंग हो रही है या लाइफ में उसको क्राइसिस हो रहा है, लाइक मेंटल क्राइसिस हो रहा है, वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक बार मतलब कि डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। देन इसके बाद इधर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। तो यहाँ पे डिप्रेस मूड, डिप्रेस आइडिएशन, सुसाइडल थॉट्स, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो यार इसके लिए रेफरेंस कर सकते हैं स्लाइड नंबर 7 to 10। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनिया की। नाउ ऑपोजिट कंडीशन डिप्रेशन की जो होती है वो होती है मैनिया। लाइक मैनिया में जो है मूड एकदम से एनहांस हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार की एक प्रकार से मूड या एक्टिविटीज़ जो भी है तो वो इतने ज़्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाती है
कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव, बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी नेचर का हो जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कभी थकता नहीं है क्या, आई मीन ये कभी ऐसा हमेशा इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव कैसे रहता है, इतना ज़्यादा हमेशा हर चीज़ को मतलब कैसे वो करता है। तो कई बार अब यहाँ पे मेनिया की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे मेनिया क्या होता है। तो मेनिया इज़ अ ग्रीक वर्ड फ्रॉम फॉर मैडनेस। तो मेनिया अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक इंग्लिश मीनिंग होता है मैडनेस। तो जो मूड है वो इस लेवल तक का चला जाता है कि लोग कहने लगते हैं ऑटोमेटिकली कि ये तो पागल है, ठीक है। देन इट इज़ डिराइव फ्रॉम मेन मई टू रेव इन एंगर। द मेन मई द मैनी Manii in Greek mythology were the Furies who pursued those who had gone unavenged crimes and drove them to madness। तो मतलब एक तरीके से ये एक वर्ड से लिया गया है मेनमई से, जिसका ग्रीक माइथोलॉजी में मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, बहुत ज़्यादा अनबेक्ड क्राइम्स करते हैं, अनएवेंज्ड क्राइम्स करते हैं, और जो जिनकी फ्यूरी जो होती है या जिनका एंकर जो होता है वो पागलपन की हद तक बढ़ जाती है, यानी कि वो इतने ज़्यादा उत्तेजित या इतने ज़्यादा बहुत ओवर एक्टिव हो जाते हैं। देन मेनिया इज़ अ मेंटल इलनेस मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ ग्रेट एक्साइटमेंट और यूफोरिया, डेल्यूजन और ओवर एक्टिविटी। सो जैसे कि अभी मैंने बताया, मेनिया जो है जिसमें कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने लगती है, यूफोरिया की स्टेज यूफोरिया बहुत ज़्यादा होने लगता है, डेल्यूजन्स भी आते हैं, ओवर एक्टिविटी भी होने लगती है। जिनको सीवियर मेनिया होता है उनको अक्सर डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन को मेनिया हो सकता है। तो जो फर्स्ट है एलिवेटेड और इरिटेबल मूड। तो एलिवेटेड मूड होता है जो कि 4 स्टेजेस के थ्रू पास होता है, यानी कि 4 स्टेजेस हैं मूड के एलिवेशन की, और हम ये देख सकते हैं कि पर्सन जो है वो कौन से स्टेज में लाई कर रहा है, लाइक उसका जो मूड का जो लेवल है वो कौन से स्टेज पे लाई कर रहा है। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है यूफोरिया की स्टेज, जिसमें कि माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड होता है, यानी कि मूड एनहेंस होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं, एक माइल्ड एलिवेशन होगा उसमें। उसके बाद इलेशन जो कि मॉडरेट लेवल का होता है, एक्सल्टेशन जो कि सीवियर लेवल का होता है, जो एक्सटेसी जो सबसे लास्ट कैटेगरी जो सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, वो होता है एक्सटेसी। यानी कि यूफोरिया और इलेशन तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ बात एक्सल्टेशन और एक्सटेसी की आती है, बोथ आर सीवियर कंडीशन, और दोनों ही कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ख़राब इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि डेथ लाइक स्टेट हो जाती है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है कि पर्सन वाकई में उसको साइकोटिक फीचर्स उसको आने लगते हैं। Then along with these variations, expansive mood may be present, which is unceasing and unselective enthusiasm for interacting with people and surrounding environment। अब इस वेरिएशन के साथ साथ ये जो डिग्रीज या ये स्टेजेस जो बताएं, इसके साथ साथ मूड जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अब यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब है अनस्टॉपेबल, अनसीजिंग, यानी कि ऐसा एंथुजियाज्म या ऐसा जोश या ऐसा उत्तेजना जो कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और जब भी ऐसा पर्सन लोगों से मिलता है तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जोश के साथ मिलता है, और जो उसकी जो सराउंडिंग्स है वो उस सराउंडिंग में इतना जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ही इज़ अ न्यू पर्सन और अ स्ट्रेंजर। वो मतलब किसी अजनबी से भी ऐसे बातें करेगा कि आपको लगेगा कि ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे बहुत पहले से आपको जानता हो, जबकि वो बंदा आपसे पहली बार मिल रहा है, आपको कभी उसने देखा नहीं, कभी आपके बारे में सुना नहीं, बट वो इतना एंथुजियास्टिकली आपसे मिलेगा, इतना एंथुजियास्टिकली आपसे बात करेगा कि आपको ये लगने लगेगा जैसे आप दोनों की बहुत पुरानी जान पहचान है। देन साइकोमोटर एक्टिविटी। तो जैसे कि साइकोमोटर एक्टिविटी डिप्रेशन के अंदर क्या हो रही थी, सप्रेस हो रही थी, इसके जस्ट ऑपोजिट मेनिया के अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती है उसका जो रेंज होता है वो ओवर एक्टिवनेस हो जाता है, रेस्टलेसनेस टू मैनिक एक्साइटमेंट वेयर द पर्सन इज टो ऑन द गो। अब टो ऑन द गो एक तरीके का फ्रेज है, एक तरीके का कहावत है, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट जो हमेशा भागने को तैयार। अब भागने को इन द सेंस कि रियल में भागने को तैयार नहीं, मतलब टो ऑन द गो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पर्सन जो है हर काम के लिए इतना रेडी रहता है कि जैसे वो काम
काम सिर्फ उसी को दिया जाएगा करने के लिए। तो हमेशा बस वो है ना तैयार रहता है कुछ भी काम करने के लिए, वो इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या इतना ज़्यादा ओवर एक्टिव रहता है। मैनी पेशेंट स्टार्ट्स मेनी एक्टिविटीज़ बट लीव देम अनफिनिश्ड। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि किसी को अगर मैनिया है, लाइक मॉडरेट लेवल तक का भी अगर किसी को मैनिया है, तो वो किसी एक्टिविटी को स्टार्ट तो करेंगे बट उसे बीच में ही अनफिनिश्ड छोड़ देंगे, यानी कि उस एक्टिविटी को कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि इनका इनका जो अटेंशन होता है वो एक जगह नहीं रहता है। इनका अटेंशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और एक चीज़ से दूसरी जगह शिफ्ट होने में इनका अटेंशन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। तो मान लो अभी कोई एक्टिविटी वो कर रहे हैं, आपने कोई टास्क दिया उनको करने को, और दूसरा पर्सन जो है वो तो दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। तो इनके साथ क्या होगा कि अपनी एक्टिविटी को ये शुरू तो करेंगे लेकिन उसको बीच में ही छोड़ के और दूसरों की एक्टिविटी में या दूसरे किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करने लग जाएंगे, उसमें घुसने लग जाएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका जो अटेंशन होता है वो अनडिवाइडेड अटेंशन होता है, डिवाइडेड अटेंशन होता है, यानी कि बहुत जल्दी इनका जो अटेंशन है वो डिवाइड होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह पे इनका अटेंशन चला जाता है। तो समटाइम्स एक्टिविटीज़ लीड टू फिजिकल एग्जॉस्ट। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, अनफिनिश्ड एक्टिविटीज़ करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन करना इन्हें सब कुछ है, इन्हें ये भी करना है, इन्हें वो भी करना है, जो भी इनको मतलब इनके पास जो कर सकते हैं वो सब करना है। और उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी क्या है अपने आप को थका लेते हैं, फिजिकल एग्जॉशन इनको होने लगता है बाय चेंजिंग दी एक्टिविटीज़। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो है स्पीच एंड थॉट। अब स्पीच एंड थॉट सारी चीज़ें बढ़ रही है तो स्पीच एंड थॉट्स भी बढ़ेंगे। इनका थॉट प्रोसेस तो ऐसा हो जाता है लाइक रनिंग थॉट, चेन ऑफ थॉट्स जो है वो दिमाग में चलती है। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसी से हमारा जो स्पीच है, हमारा लैंग्वेज है वो इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में आएगा वही चीज़ हमारी ज़बान पे भी आती है। तो स्पीच जो थॉट्स हैं वो हमारी स्पीच को क्या है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पर्सन जो है वो मोर टॉकेटिव होगा। टॉकेटिव ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में चेन ऑफ थॉट्स चल रही है। थॉट रेसिंग डेवलप्स प्रेशर ऑफ स्पीच। थॉट रेसिंग जो हो रहा है दिमाग में, जो चेन ऑफ थॉट चल रही है उसकी वजह से स्पीच का भी प्रेशर बढ़ जाता है, लैंग्वेज भी वो थोड़ी सी अब्यूसिव या हम कह सकते हैं प्लेफुल लैंग्वेज या फनी लैंग्वेज या ख़राब लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, और मे बी राइमिंग भी वो कर सकता है। अभी मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन अब्यूसिव लैंग्वेज या ख़राब लैंग्वेज यूज़ करे, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं, मेनी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो राइमिंग वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लाइक उनको जब आप सुनोगे तो उनकी स्पीच में एक प्रकार की राइमिंग होती है। देन बहुत ज़्यादा जोक करना, किसी को टीज़ करना और ज़ोर ज़ोर से बात करना, ये इनकी क्वालिटी में इनकी हैबिट में आ जाता है। देन लेटर फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ अपीयर, चेन ऑफ थॉट्स की वजह से या रनिंग थॉट्स की वजह से फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ भी अपीयर होने लगते हैं, और जिसकी वजह से सीवियर इनकोहेरेंस होता है। अब जिनको फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होगा, लाइक जिनके दिमाग में थॉट जो है वो एक के बाद एक चल रहे हैं और शिफ्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहे हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे आपका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा, आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या होगा, उसका असर आपकी बात में दिखाई देगा सीवियर इनकोहेरेंस में, यानी कि अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो आपको इनकी बातों में ऐसा लगेगा कि कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है बातों का, और अननेसेसरी की बातें हैं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है या इनकोहेरेंस क्लैरिटी नहीं है। तो इस तरीके के आपको देखने को मिल सकता है। प्लस देयर कैन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी विद इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम। ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम तो इन्फ्लेटेड होती है, लाइक उनकी सेल्फ एस्टीम कुछ भी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत इन्फ्लेटेड होती है, बट इनको ग्रैंडियोसिटी होता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है अपने आप को महान समझना, यानी कि उनको ऐसा भ्रम होता है, ऐसा डेल्यूजन होता है कि हम कोई बहुत महान व्यक्ति हैं। लाइक अगर किसी को सीवियर मैनिया है, कोई सीवियर मैनियक पेशेंट है, तो उस पर्सन को ये लगेगा लाइक वो कोई भगवान है, वो कोई गॉड है, या वो कोई सेलिब्रिटी है, या वो देश का प्रधानमंत्री है, वो देश को चला रहा है, और मतलब वो अपने आप को कुछ भी ऐसा सोचेगा कि वो अपने आप को महान कंसिडर करने लगेगा, या फिर वो ये कहेगा कि उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत इन्फ्लेटेड है और उसका कोई भी ऐसा कोई जानकार नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, तो वो अपने उसके आइडिया से आपको ये सब दिखेगा, पता चलेगा कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है। देन डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन समटाइम्स डेवलप एज अ सेकेंडरी डेल्यूजन। दूसरा जो सेकेंडरी बेसिस पे जो डेल्यूजन डेवलप हो सकता है वो है परसिक्यूशन यानी सस्पिशन है, जिनको सीवियर मेनिया होता है
उनके अंदर सस्पिशियसनेस भी आ सकती है, हर चीज़ को डिटेक्टिव की तरह, डिटेक्टिव की नज़र से देखना, डिटेक्टिव की तरह ट्रीट करना लोगों को। तो अपने आप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में डिटेक्टिव बन जाते हैं, हर चीज़ पे डाउट करना, हर चीज़ पे डाउट करना उनका एक तरीके से रूटीन में आ जाता है। तो सेकेंडरी फॉर्म में जो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है वो भी डेवलप हो सकता है, पर बेसिकली ग्रैंडियोसिटी तो सीवियर मैनिया में होती है। देन डिस्ट्रैक्टेबिलिटी इज़ कॉमन विद रैपिड चेंजेस इन स्पीच। अब क्योंकि थॉट्स चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो रहा है, उसकी वजह से स्पीच में भी चेंज आ रहा है, स्पीच की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और उनकी पेशेंट की बातों से भी पता चल रहा है कि पेशेंट के जो स्पीच है उसमें रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो बहुत कॉमन है इन लोगों में। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। अब मैंने जैसे कि बताया कि ये लोग काम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इनके जो भी टास्क होते हैं वो अनफिनिश्ड रह जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ भी एक्टिविटी करेंगे वो कभी भी गोल डायरेक्टेड नहीं होती है। ये कभी भी किसी भी ऐसे पेशेंट्स कभी भी किसी गोल को अचीव नहीं कर पाता। द पर्सन इज़ अनयूजुअली अलर्ट ट्राइंग टू डू मेनी थिंग्स एट वन टाइम, यानी कि ये कोशिश तो बहुत करते हैं एक साथ बहुत सारे काम करने की, कि ये भी कर लें, कि वो भी कर लें, कि सब कुछ कर लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाइपोमेनिया की कंडीशन, हाइपोमेनिया यानी कि माइल्ड मेनिया की कंडीशन में एक्टिविटीज़ फिर भी बेटर होती हैं, यानी कि एज वो पर्सन क्या है थोड़े एक्टिव होते हैं, वो काम शुरू भी करते हैं, बट और उनके काम में आपको प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी दिखाई देगी, और वो थोड़े से सोशल भी होंगे। लेकिन जो पर्सन बहुत ज़्यादा, जिनको मेनिया होता है, सीवियर मेनिया होता है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो गोल डायरेक्टेड नहीं रह पाती, उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादातर अनफिनिश्ड रह जाती है। तो ये भी डिफरेंस है कि हाइपोमेनिया की कंडीशन है कि मेनिया की कंडीशन है। लाइक हाइपोमेनिया अगर किसी पेशेंट को है तो वो फिर भी थोड़े से बेटर होंगे सीवियर मेनिया वाले पेशेंट से। सीवियर मेनिया की तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, लेकिन अगर हाइपोमेनिक है कोई पर्सन, लाइक माइल्ड मेनिया है किसी पर्सन को, वो फिर भी उनकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती है। लाइक एक्टिविटीज़ के मामले में वो एक्टिविटीज़ करते भी हैं, बस ये है कि थोड़ी एक्टिविटीज़ में उनकी ना ज़्यादा कुछ वेरिएशंस और प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दिखाई देती है, थोड़े से ओवर एक्टिव भी दिखते हैं, और थोड़ी सी एक तरीके से उनके मतलब कि काम में तेज़ी भी दिखती है, सोशेबल भी दिखते हैं ऐसे पर्सन। लेकिन जब यही मेनिया जो है सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सीवियर मेनिया में चेंज हो जाता है, तब ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट में होने लगती है। कोई भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, मतलब पहली चीज़ तो वो एक्टिविटी कर ही नहीं पाते हैं, डेल्यूजन और हेलुसिनेशन आने लगते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी सब खत्म हो जाती है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, अटेंशन सफ़र करने लगता है, और किसी भी काम को टास्क तक, मतलब किसी भी टास्क को फिनिश्ड नहीं कर पाते इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, डिक्रीज्ड स्लीप। अब मेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनके लिए 2 से 3 घंटे सफिशेंट होते हैं रेस्ट करने के लिए। लाइक आपको मेनिया के, जैसे कि मैंने बताया, टो ऑन द गो, वो हमेशा रेडी रहते हैं। आप उनको कभी भी देखना, वो कभी ऐसे अपने आप उनको, आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 घंटे की ही नींद के बाद वो अपने को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, इतना ज़्यादा वो मतलब कि टो ऑन द गो पे रहते हैं, और वो उनको बहुत कम नींद आती है। एपिटाइट में भी इंक्रीज बट लेटर डिक्रीज ड्यू टू मार्क ओवर एक्टिविटी। एपिटाइट शुरुआत में बढ़ती है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं, ओवर एक्टिविटी करने लगते हैं, या उनका जो मेनिया है वो सीवियर मेनिया की तरफ कन्वर्ट होने लगता है, तब वही एक्टिविटी जो है, वही जो एपिटाइट है वो रिड्यूस होने लगती है। देन इंसाइट इज़ एब्सेंट। अगर सीवियर मेनिया का पेशेंट है तो उसके अंदर आपको इंसाइट जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। लाइक ऐसे जो लोग होते हैं जिनको सीवियर मेनिया या मेनिया होता है, हाइपोमेनिया भी होता है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बीमार है। इंसाइट का मतलब होता है डिग्री ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आप अपनी परिस्थिति से, या आप अपनी हेल्थ कंडीशन से, या मेंटल हेल्थ कंडीशन से कितने अवेयर हो। सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ अवेयरनेस इनसाइट। तो यहाँ पे जो मेनिया वाला पेशेंट है उसको अपनी कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लाइक वो सारी एक्टिविटीज़ करेगा, वो प्रोडक्टिव भी होगा, वो क्रिएटिव भी होगा, वो सोशल भी होगा, वो ओवर एक्टिव भी होगा, और हर चीज़ करेगा, लेकिन फिर भी उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो बीमार है। कहीं ना कहीं वो जो है उसको मेनिया की कंडीशन में भी, हाइपोमेनिया है या सीवियर मेनिया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। देन
ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, अगर जैसे सपोज करो कोई हाइपोमेनिया का पेशेंट है, लाइक माइल्ड और मॉडरेट के बीच में लाइक कर रहा है अगर इस कंडीशन का, तो आप देखना कि इनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो थोड़ा सा ओवर पावर्ड होगा। ओवर पावर्ड लाइक बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स इनको पसंद आएंगे, जो ब्राइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब गहने पहनना, लाइक अगर फीमेल्स होंगी तो उनको बहुत ज़्यादा चमक धमक पहनना, बहुत सारे गहने पहनना, ज्वेलरी पहनना, इस तरीके का उनको पसंद होगा। मेकअप करना ऐसा पसंद होगा। और अगर कोई मेल होगा तो उनमें भी आप देख सकते हो कि कलरफुल कपड़े पहनना, और कलर का कोई मैचिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो शर्ट अलग कलर की और पैंट अलग कलर की, और बहुत ज़्यादा गंडक ताबीज़ गले में डालना, ताबीज़ पहनना, मालाएं पहनना, बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। व्हेन कंडीशन इज सीवियर क्लाइंट्स अपीयरेंस इज ऑफ्टन अनटाइडी एंड इनअप्रोप्रिएट। और जब यही कंडीशन सीवियर फॉर्म में चेंज हो जाती है, लाइक सीवियर मैनिया हो जाता है पेशेंट को, तब जो अभी तक वो जो ड्रेसिंग सेंस उसका एक थोड़े तरीके का मतलब ओवर पावर था, वो बिल्कुल शैबी हो जाता है। लाइक वो धीरे धीरे सेल्फ केयर पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, यानी फिर उनका जो हाइजीनिक लेवल है वो बिल्कुल लो चला जाता है। नहाते धोते नहीं है, कपड़े ठीक से नहीं पहनते, बाल ठीक से नहीं बनाते, अगर शर्ट के बटन लगे हैं तो उल्टे सीधे बटन लगे हुए हैं, गंदे तरीके से रह रहे हैं। अगर यही जो मैनिया का जो कंडीशन है वो सीवियर हो जाती है तब। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी इन कॉमन यानी कि मैनिया और डिप्रेशन दोनों ही कंडीशन में जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो किस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डिप्रेशन की कंडीशन हो चाहे मैनिया की कंडीशन, अफेक्ट हो रहा है। अब वो क्या अफेक्ट हो, देखो नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन यूजुअली डिक्रीज इन डिप्रेशन वेयर सीरोटोनिन लेवल एक्सेसिस इन मैनिया। तो नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन तो क्या है डिप्रेशन में कम हो रहे हैं, वहीं सीरोटोनिन का जो लेवल है वो एक्सेस देखने को मिल रहा है। देन डोपामिन एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मैनिया। मैनिया के अंदर जो डोपामिन की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और नॉरएपिनेफ्रिन की जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलती है मैनिया के अंदर। यानी कि बेसिकली ये जो तीन हार्मोन्स हैं, ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर, ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मैनिया और डिप्रेशन के। अगर इनका लेवल कम हो रहा है तो ये डिप्रेशन को कॉज करते हैं, अगर इनका लेवल ज़्यादा हो रहा है तो ये ओवर एक्टिविटी करवा सकते हैं, मैनिया की तरफ पेशेंट को धकेल सकते हैं। अगर ब्रेन इमेजेस की बात की जाए तो एनलार्ज ब्रेन वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं बाइपोलर फर्स्ट में, और स्मॉल कॉर्डेड न्यूक्लिया एंड फ्रंटल लोब देखने को मिलता है डिप्रेशन की कंडीशन में। देन जेनेटिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो बाइपोलर डिप्रेशन का जो रिस्क होता है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में वो होता है 8%, और मेजर डिप्रेशन में होता है 9%। रेट ऑफ बाइपोलर इन मोनोजाइगोटिक, अगर बाइपोलर की बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इसका जो रेट ऑफ अकरेंस है या प्रेवलेंस है वो 33 to 90% हो सकता है, मेजर डिप्रेशन में 50% हो सकता है। वहीं डाइजाइगोटिक की अगर हम बात करें, डाइजाइगोटिक ट्विंस में बाइपोलर फर्स्ट के अंदर जो रेट है वो 5 से 25% हो सकता है, वहीं डिप्रेशन के अंदर यानी मेजर डिप्रेशन के अंदर 10 to 25% हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर कुछ थ्योरीज बताई गई हैं। तो जो पहली थ्योरी है वो है साइकोडायनामिक फैक्टर्स इन डिप्रेशन। इसको सिगमंड फ्रॉइड और के अब्राहम ने मिलके बनाया था, और इसमें 4 पॉइंट्स पे फोकस किया गया। इसमें 4 की पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे पर्सन को जो है वो डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे है डिस्टर्बेंस इन इन्फेंट मदर रिलेशन। अगर बचपन में मदर और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है तो ये आगे चल के कॉज कर सकता है पर्सन के अंदर डिप्रेशन को। देन डिप्रेशन कैन बी लिंक्ड विद रियल और इमेजिन ऑब्जेक्ट लॉस। अगर बचपन में किसी प्रकार से कोई लॉस हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट लॉस हुआ है, रियल लॉस हो चाहे इमेजिनरी लॉस हो, ये भी आगे चल के डिप्रेशन कॉज कर सकता है। बट लेकिन ये कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ें कर सकती है, लेकिन हाँ ये अफेक्ट कर सकती हैं। देन इंट्रोजेक्शन यूज टू डील विद लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से इंट्रोजेक्ट करना, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना। तो जब किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट लॉस होता है तो वो अपने लॉस को किसी और चीज़ में अप्लाई करके देखने लगता है। तो ये एक तरीके से ये डील करने का तरीका होता है। लाइक सपोज करो कि किसी का डॉग, किसी पर्सन बचपन में किसी के पास डॉग है तो वो डॉग मर गया, तो पर्सन जो है उस जो डॉग का जो लॉस है उसको एक टॉय पे, एक
उसके बाद टॉय है, उस टॉय पे इंट्रोजेक्ट करने लगता है, उसको उससे कंपेयर करने लगता है, उससे डील करना है, यानी कि वो अपनी डिप्रेशन को कैसे मेंटेन कर रहा है, अपना पूरा लविंग और अपना पूरा कंसर्न एक टॉय डॉग के ऊपर दिखा के, ओरिजिनल की जगह एक टॉय डॉग के ऊपर दिखा के। दैन डिप्रेशन रूटेड इन अर्ली डिफेक्ट इन अटैचमेंट रिलेशनशिप विद द केयर गिवर। तो वही सेम चीज़ है, केयर गिवर यानी कि अगर पेरेंट्स या जो भी केयर गिवर हैं, अगर उनके साथ किसी प्रकार का डिफेक्ट है या डिटैचमेंट है या अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है बचपन में, तो ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है। मतलब कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं ये जो चारों की पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि डिप्रेशन की जो जड़ है वो शुरुआत उसकी उस जड़ की बनने की शुरुआत तो बहुत बचपन से ही होने लगती है, लेकिन आगे चल के वो एक पेड़ का फॉर्म लेती है। लाइक हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ का पौधा उगाना है, पेड़ उगाना है, उसका पेड़ बनाना है, तो बीज से शुरुआत करते हैं। बीज डाला जाता है खाद के अंदर या मिट्टी के अंदर, बीज को बोया जाता है और धीरे धीरे जब वो जड़ पकड़ता है तब वो धीरे धीरे बढ़ के एक पौधे का या एक पेड़ का फॉर्म लेने लगते हैं। इसी तरीके से डिप्रेशन के जड़ की जो शुरुआत है, जो बीज है, वो बचपन में ही पड़ जाता है इन फैक्टर्स की वजह से। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए इन फैक्टर्स की वजह से पड़ जाता है, बट वो ग्रो कब करता है, वो पहचान में कब आता है, जब पर्सन बड़ा होता है और वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करने लगता है, उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। तो ये जो रूट कॉजेज़ हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये रूट कॉजेज़ जिनके साथ हैं हो रहे हैं, जो अफेक्ट हो रहे हैं, उनको डिप्रेशन होगा ही होगा, बट ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू के अब्राहम और सिगमंड फ्रॉइड। जो दूसरा है साइकोडायनेमिक फैक्टर मैनिया का, उसमें बताया है मैनिक एपिसोड यूज एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ डिप्रेशन। तो ये लाइन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए जब एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मैनिया को यूज़ किया जाने लगता है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं, लाइक मैनिक एपिसोड प्रोड्यूस एज अ सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑफ डिप्रेशन एंड रिप्लेस्ड बाय यूफोरिया सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब जैसे कि सपोज करो कि किसी पेशेंट को डिप्रेशन, किसी पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है, अभी वो डॉक्टर के पास नहीं गया है, अभी उसने किसी तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन जस्ट उसको डिप्रेशन हो रहा है, बट उसको नहीं पता कि उसे डिप्रेशन है, वो कुछ भी नहीं जानता है, व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो वो अपने दुखी रहने को, अपने आप को दुखी रहने से अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करें। यानी कि जैसे सपोज करो कि मैं दुखी हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करने लगूँगी और मैं ये सोचूंगी कि मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, और मतलब कि क्यों क्या हो गया है मेरे साथ ऐसे, और अपने आप को ही कहीं ना कहीं मैं क्रिटिसाइज़ करने लगूँगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं अपने अंदर जानबूझकर एक यूफोरिया वाली स्टेट को डेवलप करना स्टार्ट करूँगी। लाइक ऐसा सोचने लगूँगी, अपने आप को ज़बरदस्ती खुश रखने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती हंसना, ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना अपने आप को जिनको आप जानते नहीं हो या जिनको आप जानते भी हो लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं हो, ज़बरदस्ती अपने आप को इन्वॉल्व करना उन लोगों के साथ जस्ट बिकॉज क्योंकि आप अपने डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो। तो कई बार ये कोशिश जो है, ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश आपको मैनिया की तरफ धकेलने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप मैनिया की तरफ अपने आप ही चले गए। तो वो चीज़ होती है कि कई बार डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं या अपने आप को इतना ज़्यादा सोशल लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम मैनिया की तरफ चले गए। सो ये 2 फैक्टर्स हैं उसके। देन अब जो तीसरा फैक्टर है वो है कॉग्निटिव थ्योरी। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो 3 कंसेप्ट पे बेस है, जिसमें 3 चीज़ों का हमारा नज़रिया बताया गया है, हमारे खुद के बारे में, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में और हमारे फ्यूचर के बारे में। तो बेसिकली डिप्रेशन के अंदर ये जो ट्रायड है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है और मैंने इस ट्राइंगल में लिखा है नेगेटिव व्यू, यानी तीनों चीज़ों को लेके डिप्रेशन के अंदर नेगेटिव व्यू डेवलप हो जाता है। वही सेम जो मैंने क्लिनिकल फीचर्स में भी बताया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। यहाँ पे भी जो ट्राइड हो रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है, वो 3 चीज़ों को लेके बना, अपने आप को लेके, यानी कि खुद का जो कंसेप्ट है, सेल्फ कंसेप्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, अपने बारे में पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है डिप्रेशन के अंदर। साथ साथ में अपने आसपास की दुनिया को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, लाइक उसको किसी भी तरह की अपनी दुनिया से या अपने लोगों से उम्मीद नहीं रहती, होपलेस हो जाता है वो। और अबाउट फ्यूचर, यानी अपने भविष्य को लेके वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कि उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसका कोई भविष्य नहीं, उसका पूरा भविष्य अंधकार से भरा पड़ा है। तो इस तरीके, तो इन
तीनों चीज़ों को लेके उसका क्या है, नेगेटिव व्यू आ जाता है, ये ट्रायड बनता है। अब यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स इन बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर। तो ब्रेन वेंट्रिकल्स है यहाँ पे आंसर इसका, जो कि अफेक्ट होते हैं। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है यहाँ पे डिप्रेशन का। सो डिप्रेशन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देखोगे और कितने पीरियड तक आपको ऑब्जर्व करनी है, और अगर उस पर्टिकुलर पीरियड तक अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स उस पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते तक किसी भी व्यक्ति में आपको देखने को मिलते हैं कंटिन्यूसली, दैट मीन्स उसको डिप्रेशन होने के चांसेस हैं या डिप्रेशन उसको हो सकता है। तो 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स कब तक के लिए, 2 हफ्तों के लिए। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो, डिप्रेस्ड मूड ऑलमोस्ट ऑल डे, डिमिनिश इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज, सिग्निफिकेंट वेट लॉस और वेट गेन, मोर देन 5% ऑफ द बॉडी वेट। अगर एक महीने के अंदर 5% से भी ज़्यादा बॉडी वेट लूज हो रहा है तो इट मीन, या बॉडी वेट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स उसको डिप्रेशन हो सकता है। अब ये बॉडी वेट घटने या बढ़ने का जो चीज़ है वो किसी और चीज़ से लिंक नहीं है। लाइक एक तो कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी वजह से उसका बॉडी वेट रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट फैक्टर। या फिर बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से वेट बढ़ रहा है और दूसरे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर बिना किसी वजह से या डिप्रेशन की वजह से बॉडी वेट कम हो रहा है या कम बढ़ रहा है, तो वो एक अलग फैक्टर है। देन इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, साइकोमोटर रिटार्डेशन और एजिटेशन, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी और सेक्शुअल प्रॉब्लम्स, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, एक्सेसिव गिल्ट, decreased ability to think and concentrate or indecisiveness, recurrent thoughts of death और suicidal idea। तो इन पॉइंट्स में से अगर 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम 2 हफ्तों तक के लिए, 2 वीक्स के लिए अगर किसी पर्सन के अंदर प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहे हैं तो उसको डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे मैनिया का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो क्या कहता है, यहाँ पे एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड लास्ट फॉर 1 वीक। यहाँ पे 1 हफ्ते का पीरियड बताया गया है अगर किसी का एबनॉर्मल और परसिस्टेंट एलिवेटेड मूड देखो, यानी कि 1 हफ्ते तक अगर आपको ये दिख रहा है कि इस 1 हफ्ते के दौरान पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया है और बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और कभी भी वो एकदम से चिढ़ जाता है, क्योंकि जो मैनिया के पेशेंट होते हैं वो इरिटेबल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मूड भी एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत जल्दी वो इरिटेट भी होने लगते हैं। तो अगर ये सिम्टम जो है वो 1 हफ्ते तक आपको देखने को मिल रहे हैं तो मे बी चांसेस। देन 3 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, उसके अलावा और भी सिम्टम है, 3 या 3 से ज़्यादा अगर वो सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से, इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम एंड ड्रेड, अगर उस पीरियड के दौरान, उस 1 हफ्ते के पीरियड के दौरान अगर वो ये कह रहा है, वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगे या कुछ ऐसी बातें करने लगे, लाइक उससे जैसे ये आपको फील होने लगे कि ये कुछ ज़्यादा अपने आप को महान नहीं समझ रहा है या ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहा है, तो इस तरीके से अगर आपको फील होने लगे तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रैंडियोसिटी का डेल्यूशन उसको होने लगा है। देन डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, अगर उसकी नींद जो है वो कम हो जाए अचानक से, लाइक अभी तक तो कोई एक नॉर्मल पर्सन को 6 से 8 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं सोने के लिए, लेकिन अगर वो बहुत कम सो रहा है, लाइक 2 से 3 घंटे ही सो रहा है, 2 से 3 घंटे में भी आप देख लो कि वो तो इतना एनर्जेटिक है, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है कि कभी थकता ही नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको नोट करनी। ओवर टॉकेटिव हो गया है, बहुत ज़्यादा बात करने लगा है अचानक से, अभी तक तो एक लिमिटेड अमाउंट में सभी बात करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी और की बातों में कोई सेंस नहीं है और बहुत ज़्यादा बोला, अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देने लगे तो भी आपको नोट करनी है। दैन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या रेसिंग थॉट्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं पेशेंट के अंदर, उसकी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि इसके तो दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है और कंटिन्यूसली इसके जो थॉट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अगर किसी पर्सन की, और किसी पर्सन की गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बढ़ गई है और साइकोमोटर एजिटेशन बढ़ गया है, किसी को होने लगा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर 3 या 3 से ज़्यादा आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो नॉर्मल और परसिस्टेंट एलिवेटेड मूड यहाँ पे देखना है 1 वीक के पीरियड में, और इसी पीरियड के अंदर आपको इन सिम्टम्स में से भी चीज़ों को नोट करना है, तो दैट मीन्स पर्सन को मैनिया होने के चांसेस हो सकते हैं।
इसके अलावा और भी लाइक एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में हर कोई भी एक्टिविटी है प्लेजरेबल एक्टिविटी, उसमें बहुत ज़्यादा उसको फन आने लगा है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहने लगा है, मूड डिस्टर्बेंस भी रहने लगा है, और जो उसके रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर एनहेंसमेंट ऑफ मूड सिम्टम्स नॉट ड्यू टू फिजियोलॉजी, और इसके पीछे कोई भी फिजियोलॉजिकल या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ की कंडीशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नोट करनी है। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं बाइपोलर। नाउ बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कोई अलग डिसऑर्डर नहीं है, तो है क्या, जब मैनिया और डिप्रेशन दोनों, लाइक मैनिया और डिप्रेशन लाइक टू पोल्स ऑफ द पेशेंट कंडीशन। तो जब किसी पेशेंट को दोनों ही डिसऑर्डर एक साथ होते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइपोलर। तो बाइपोलर के अंदर किसी भी पेशेंट को अगर बाइपोलर है तो दैट मीन्स उसके अंदर डिप्रेशन भी मौजूद है और उसको मैनिया की भी कंडीशन है। अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डिप्रेशन जो MDD है, यानी कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो तो सिंगल हो सकता है। सिंगल इन द सेंस कि कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से ग्रसित हो सकता है, डिप्रेशन से सफ़र कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनिया की, तो मैनिया के साथ साथ पेशेंट को डिप्रेशन के भी एपिसोड्स आते ही आते हैं, चाहे वो पूरे उसके मैनिया के ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही बार आए या 2 बार आए या उसका एक साइकिल चले, लेकिन मैनिया जो है वो कभी भी सिंगल नहीं है। डिप्रेशन फिर भी सिंगल आ सकता है, लेकिन डिप्रेशन अकेला हो सकता है। किसी पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है और अपन कह सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को डिप्रेशन है, लेकिन जब मैनिया की कंडीशन आती है, कोई भी मैनिक पेशेंट होता है, तो कभी ना कभी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे उसको एक बार या 2 बार या कितनी बार उसको डिप्रेशन आता ज़रूर है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं। तो डिप्रेशन को हम अलग काउंट करते हैं, लाइक मेजर डिप्रेशन को हम अलग काउंट करते हैं और बाइपोलर को हम अलग काउंट करते हैं। अब बाइपोलर जो है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, मैंने आपको समझाया क्या है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मूड स्विंग्स। तो मूड में स्विंग्स होने लगते हैं, लाइक कभी हैप्पी मूड, कभी सैड मूड, कभी हैप्पी मूड, कभी सैड मूड, तब कभी तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, कभी एक्सट्रीम लेवल ऑफ यूफोरिया भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन चलता रहता है विद अल्ट्रेशन पीरियड ऑफ नॉर्मलेसी। डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में और मे नॉट भी प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि यह हेलुसिनेशन और डेल्यूजन प्रेजेंट हो, बट प्रेजेंट हो भी सकते हैं। एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट अ सीजनल पैटर्न। ज़्यादातर सीजनल पैटर्न का इस पर असर पड़ता है। लाइक अगर किसी को बाइपोलर है सपोज करो, तो डिप्रेशन जो है वो विंटर्स में ज़्यादा होगा और स्प्रिंग सीजन में पेशेंट को मैनिया ज़्यादा हो सकता है। यानी कि विंटर्स के सीज़न में डिप्रेशन के एपिसोड ज़्यादा आ सकते हैं या डिप्रेशन ज़्यादा फील हो सकता है, और स्प्रिंग सीजन में जो है पर्सन को मैनिया जो है वो अफेक्ट कर सकता है। अब इसका सीजनल पैटर्न से क्या रिलेशन है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। लाइक डिप्रेशन के लिए माना जाता है, लाइक हमारे ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी स्लीप को इंड्यूस्ड कराने में हेल्पफुल होता है। लाइक और मेलाटोनिन जो है वो सनलाइट के ऊपर वर्क करता है। मेलाटोनिन जो है वो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये क्या करता है, ये सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। लाइक जैसे कि सनलाइट पूरी है, लाइक कंप्लीट सनलाइट है, बहुत ब्राइटनेस है, तो उस टाइम पे जो मेलाटोनिन है वो सप्रेस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, सूरज ढलने लगता है, मेलाटोनिन का जो सीक्रेशन है वो बढ़ने लगता है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मेलाटोनिन है वो डिप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो मेलाटोनिन जो है वो स्लीप तो इंड्यूस करवाता है, प्लस मेलाटोनिन जो है वो डिप्रेशन भी कॉज करता है। इसलिए तो कई बार आपने देखा होगा कि जो डिप्रेसिव पेशेंट होगा वो उसको हाइपरसोमनिया हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सोने लगता है, 12 से 14 घंटे पर्सन जो है वो सोने लगता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इतना लिथार्जिक हो जाता है, उसके मेलाटोनिन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पर्सन को जो लिथार्जिक कर देता है। और आप लोगों ने भी ऐसा फील किया होगा कि अंधेरा होने के बाद ही हमको नींद क्यों आती है। हमें मतलब नींद तो किसी भी टाइम आ सकती है, जब सुलाना चाहो तब सुला लो, बट एक पीरियड होता है, फिर भी एक कॉमन यूजुअल पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो रात में ही लोग सोते हैं, पूरी दुनिया रात में सोती है। तो क्यों सोते हैं हम रात में, जस्ट बिकॉज क्योंकि रात के अंदर मेलाटोनिन का सीक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो स्लीप इंड्यूस करवाता है हमको और हमें नींद आने लगती है। और इसका जो लेवल वो 3 से 4 बजे के बीच में पीक लेवल पे होता है। और कभी भी
देखना, जब हम सुबह उठने की बारी आती है तो हम बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत कम लोगों से उठा जाता है। लाइक आप अपनी हैबिट बना लो अर्ली मॉर्निंग चलने की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यूजुअली जिनकी आदत नहीं होती तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको सुबह उठा नहीं जाते, क्योंकि उस टाइम पे जो मेलाटोनिन वो पीक लेवल पे है। तो और जिनको डिप्रेशन के लिए जो लोग प्रॉन होते हैं या जिनको बाइपोलर की प्रॉब्लम होती है, उनको विंटर्स के अंदर अक्सर डिप्रेशन ज़्यादा फील होता है, क्योंकि विंटर्स में हम सब जानते हैं जो दिन होते हैं वो तो छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो लंबी हो जाती है। तो इट मीन जो सूरज के ढलने का जो पीरियड है वो प्रोसेस लंबा हो चुका है, और इसलिए मेलाटोनिन का सीक्रेशन भी जो है वो ज़्यादा होने लगा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे डिप्रेशन में कॉज पैदा कर रहा है। इसी तरीके से स्प्रिंग सीजन के अंदर स्प्रिंग एक अच्छा हरा भरा मौसम होता है, बहुत अच्छा सा मौसम होता है। तो एक तरीके से इस मौसम में हर कोई एक्साइटमेंट में रहता है, हर कोई एक्साइटेड रहता है। तो जिनको ऑलरेडी बाइपोलर है तो आप वो सोच सकते हो कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। देन माइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मैनिया कॉल्ड हाइपोमेनिया। अगर जो क्लिनिकल फीचर्स मैंने मैनिया के बताए थे उनका माइल्ड अगर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है, दैट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोमेनिया। व्हेन सिम्टम्स प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स रैपिड अल्ट्रेशन ऑफ मूड लाइक सैडनेस, इरिटेबिलिटी, यूफोरिया, यानी कि आपको अगर रैपिड अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है मूड के अंदर, लेकिन लाइक कभी सैडनेस देखने को मिल रही है या कभी इरिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, फिर अचानक से यूफोरिया देखने को मिल रहा है, और जिसमें आपको दोनों ही के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक डिप्रेशन के भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और मेनिया के भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको हम बाइपोलर मिक्स्ड से डायग्नोज कर सकते हैं। द डिस्टर्बेंस इज सीवियर इनफ कॉज मार्क्ड इम्पेयरमेंट इन सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग एंड रिक्वायर हॉस्पिटल। अब क्योंकि ये सीवियर कंडीशन है, ये भी एक साइकोटिक कंडीशन है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है, मूड के अंदर बहुत ज़्यादा ही सिम्टम्स रिप्रेजेंट होने लगते हैं, तो फिर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है, जो भी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, जो भी सोशल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगती है और फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। अब जो बाइपोलर है उसको भी कैटेगराइज किया गया है, तो यहाँ पे बाइपोलर को जो कैटेगराइज किया गया वो 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया, बाइपोलर फर्स्ट, बाइपोलर सेकंड, डिस्थाइमिक एंड साइक्लोथाइमिक। सो बाइपोलर फर्स्ट की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग फुल सिंड्रोम ऑफ मैनिया एंड मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि मैनिया है, लेकिन मैनिया किस फॉर्म में है, मैनिया अपने पीक फॉर्म में, अपने सीवियर फॉर्म में है, लेकिन साथ साथ में डिप्रेशन के भी एपिसोड आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आज अगर किसी को पर्सन को यूफोरिक अटैक आ रहा है तो कल उसको डिप्रेशन का अटैक है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 1 महीने तक वो यूफोरिक रहे, उसके 1 महीने के बाद 1-2 दिन के लिए वो डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब उसमें डिप्रेशन जो है वो माइल्ड फॉर्म में रहेगा, डिप्रेशन जो है वो कम आएगा, लेकिन जो मैनिया की कंडीशन होगी वो जो है वो ज़्यादा होगी या यूफोरिक ज़्यादा होगा। बाइपोलर सेकंड के अंदर डायग्नोसिस गिवन व्हेन द क्लाइंट एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन। सेकंड में हम कैटेगराइज करते हैं कि जब पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है, यानी कि डिप्रेशन के एपिसोड या डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है और बीच बीच में उसको हाइपोमेनिया हो रहा है, यानी कि इसमें सेकंड वाले में क्या है, मैनिया जो है वो माइल्ड फॉर्म में है, जबकि डिप्रेशन जो है वो अपने सीवियर फॉर्म में है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। बाइपोलर फर्स्ट के अंदर तो डिप्रेशन जो होता है वो माइल्ड फॉर्म में होता है, मैनिया जो है वो सीवियर फॉर्म में होता है, और उसके जस्ट अपोजिट बाइपोलर सेकंड के अंदर जो डिप्रेशन होगा वो सीवियर फॉर्म में होगा, जो मैनिया होगा वो माइल्ड फॉर्म में होगा। देन डिस्थाइमिक जो होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिप्रेस्ड मूड दैट एट लास्ट मोस्ट ऑफ द डे एंड प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 2 years। तो क्रॉनिक इसमें डिस्थाइमिक में डिप्रेशन होगा लेकिन माइल्ड फॉर्म में। सिम्टम्स कौन से आएंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, और इसका जो साइकिल बताया गया, जो पीरियड बताया गया वो 2 साल का बताया, यानी कि अडल्ट पर्सन के अंदर अगर 2 साल का अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जो उसके मूड को डिप्रेस फील करवा रहे हैं, या आपको ऐसा फील होता है कि वो लंबे समय से काफ़ी सैड है वो, तो उसको डिप्रेशन है। और लेकिन ये जो सिम्टम है वो माइल्ड फॉर्म में, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, लाइक सिम्टम्स हैं लेकिन माइल्ड फॉर्म में। और बच्चों के अंदर यही क्राइटेरिया 1 साल का हो जाता है, यानी कि अगर बच्चों के अंदर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको 1 साल का हम पीरियड काउंट करते हैं, अगर 1 साल तक किसी बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं साइक्लोथाइमिक में क्या है, क्रॉनिक फ्लक्चुएशन डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ हाइपोमेनिया एंड माइल्ड डिप्रेशन।
अगर दोनों ही कंडीशन की बाइपोलर की कंडीशन माइल्ड फॉर्म में लाइक हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेशन 2 साल तक के लिए किसी को है, 2 साल तक के लिए इसका साइकिल चल रहा है, दोनों ही कंडीशन माइल्ड फॉर्म में है 2 साल तक के लिए, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोथाइमिन। अब यहाँ पे फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट की बता रखी है डिप्रेशन की। तो हम देखेंगे कि पहली चीज़ तो हमें देखनी है कि जब एक्यूट फॉर्म में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो कब तक के लिए, तो 4 से 6 हफ्ते का टाइम होता है। यानी कि कोई भी अगर आप मेडिसिन दे रहे हो तो एटलीस्ट वो आपको कम से कम 4 हफ्ते और 6 हफ्ते लग जाते हैं उसका इफेक्ट देखने को मिलने के। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। मेजर डिप्रेसिव अगर किसी को डिसऑर्डर है माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म में, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे। 4 से 6 हफ्तों का ट्रीटमेंट का पीरियड रहेगा। यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस साइकोथेरेपी दी जाएगी, यानी कि ड्रग्स भी चलेगी, साथ साथ में साइकोथेरेपी भी चलेगी अगर किसी को माइल्ड और मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन है तो। अगर सीवियर फॉर्म का डिप्रेशन है लेकिन साइकोटिक फीचर्स नहीं आ रहे हैं, लाइक साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में फार्माकोथेरेपी भी चलेगी, साइकोथेरेपी भी चलेगी, प्लस ईसीटी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पीरियड वही रहेगा सारे ट्रीटमेंट में, 4 से 6 हफ्ते तक का मिनिमम ट्रीटमेंट देना ही देना है, लेकिन कैटेगरी वाइज यहाँ पे देते हैं। देन अगर सीवियर डिप्रेशन है लेकिन साइकोटिक फीचर्स भी प्रेजेंट है, पहले वाले में तो क्या साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन अगर सेकंड वाले में साइकोटिक फीचर्स भी प्रेजेंट आ रहा है, हेलुसिनेशन डेल्यूजन भी आ रहा है, तो फार्माकोथेरेपी दी जाएगी, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स भी दी जाएगी, ईसीटी भी दी जाएगी, प्लस एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन भी दी जाएगी। अगर किसी को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है विद कैटाटोनिक फीचर्स तो फार्माकोथेरेपी भी दी जाएगी, ईसीटी भी दी जाएगी, एंटीसाइकोटिक भी दी जाएगी, प्लस बेंजोडाइजेपिन्स भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। और अगर किसी को एमडीडी इन बाइपोलर यानी कि बाइपोलर की कंडीशन में अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है तब उसके साथ हम देंगे मूड स्टेबलाइजर्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की कब कब ज़रूरत पड़ती है, लाइक अगर कोई पेशेंट को सुसाइड का या होमिसाइड का खतरा हो, अगर किसी को प्रोग्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं या सीवियर रिटार्डेशन हो रहा है, अगर कैटाटोनिया की कंडीशन आ रही है, या खाना खाने से या ट्रीटमेंट लेने से कोई पेशेंट मना कर रहा है, या पेशेंट को सोशल सपोर्ट की कमी हो रही है, या साइकोटिक डिप्रेशन हो रहा है, या इनसाइट इम्पेयर्ड हो रही है। देन ड्रग्स जो है वो मैंने एंटीसाइकोटिक्स बताई थी, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो बताई थी, तो एंटी डिप्रेसेंट में हम 3 कैटेगरी की ड्रग देते हैं, TCAs, MARI और SSRIs। तो TCAs और MARI जो सेम ही ड्रग है, और SSRIs जो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ड्रग्स का। इसके अलावा ECT जो है वो कब कब हमें देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, तो लाइक ECT इज़ इफेक्टिव विद क्लाइंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू फार्माकोथेरेपी। तो जो पेशेंट्स के ऊपर ड्रग्स का असर नहीं हो रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, उन लोगों को हम ECT दे सकते हैं। कंडीशन नीड्स रैपिड इम्प्रूवमेंट, क्लाइंट कैन टॉलरेट ड्रग्स। अगर जो पेशेंट ड्रग टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या जल्दी किसी में इम्प्रूवमेंट हम देखना चाहते हैं, या किसी को कैटाटोनिक फीचर्स आ रहे हैं, या सीवियर केस है डिप्रेशन का, या किसी क्लाइंट के अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम ECT प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। देन इसके अलावा टू मिनिमाइज कॉग्निटिव इम्पेयर ECT में अप्लाइड यूनिलेटरली। अगर हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ना हो तो उसके लिए हम यूनिलेटरली ECT अप्लाई कर सकते हैं। यूनिलेटरली यानी कि दोनों टेम्पोरल पे ना लगा के सिर्फ एक ही टेम्पोरल पे ECT की इलेक्ट्रोड को अप्लाई करके और ECT को देना। उससे क्या तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में जो करंट है वो पास होता है। देन इसके अलावा ECT शुड बी एडमिनिस्टर्ड 3 times a week टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो अगर किसी को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो कम से कम हफ्ते में 3 बार ECT जो है वो रिकमेंड की जाती है। जनरल कोर्स ऑफ MDD कैन बी 6 to 12 ECT। तो और अगर जनरल कोर्स की बात करें यानी कि ओवरऑल पीरियड या ओवरऑल ट्रीटमेंट के पीरियड की हम बात करें तो 6 से 12 ECT, या अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है तो 20 ECT तक प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो 20 या 12 ECT हैं ये डिवाइडेड रहेंगी वीकली, यानी कि हफ्ते में 2 या 3 ECT ही पेशेंट को देनी है। देन साइकोथेरेपेटिक अप्रोच में सपोर्टिव साइकोथेरेपी दे सकते हैं, साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी दे सकते हैं, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, बिहेवियर साइकोथेरेपी, फैमिली एंड मैरिटल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर, तो एक्यूट फेज के अंदर वही सेम पीरियड होता है, 4 से 6 हफ्तों का पीरियड होता है, यानी मिनिमम जो ट्रीटमेंट है वो 4 से 6 हफ्ते तक तो इनिशियल स्टेज में रखना ही रखना है। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद ट्रीटमेंट जो है वो चेंज कर देंगे। इनिशियल स्टेज में जो 4 to 6 वीक्स का पीरियड है वो तो कंप्लीट करना, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे मैनिया वाले पेशेंट को। ईसीटी अगर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट या एक्यूट मैनिया है तो ईसीटी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपी के अंदर मूड स्टेबलाइजर्स प्लस सेडेटिव और प्लस एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हैं अगर साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट है। तो अगर साइकोटिक फीचर्स प्रेजेंट नहीं है तो मूड स्टेबलाइजर और सेडेटिव दे के काम चल सकता है। और साइकोथेरेपी की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव थेरेपी में भी हेल्पफुल। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो क्या है, ड्रग और टिपिकल फीचर्स तो लिथियम कार्बोनेट है, डायवर्स है, ऑल इनका ड्रग्स इनकी डोजेस दे रखी है। एटिपिकल फीचर्स के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, लाइक बेंजोडाइजेपिन्स, एंटीसाइकोटिक और एंटीसाइकोटिक जो है हैलोपेरिडोल, क्लोमाबिल, जो कि सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए ही प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी कि अगर किसी को साइकोटिक फीचर्स आ रहे हैं मैनिया के अंदर और अगर एंटीसाइकोटिक किसी को प्रिस्क्राइब की जा रही है तो 2 से 3 हफ्ते के लिए ही सिर्फ एंटीसाइकोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। अब 40% ऑफ बाइपोलर पेशेंट्स आर रेसिस्टेंट टू लिथियम, तो 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जो लिथियम के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं या उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में जो दूसरे एजेंट्स हैं, दूसरे मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं लाइक वाल्प्रिक एसिड या कार्बामेज़ेपाइन या गाबापेंटिन, इनको भी ट्रीटमेंट में शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एमडीडी विद कैटाटोनिक फीचर्स, तो आंसर इज सी, फार्माकोथेरेपी प्लस ईसीटी प्लस एंटीसाइकोटिक प्लस बेंजोडाइजेपिन्स। सो दैट्स ऑल अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।